कोरोना वाली जमात का आका मौलाना साद कहां छिपा है, कहां फरार है, फिलहाल इस पर पर्दा है। मगर उसके जमातियों ने देश भर में जो उत्पात मचा रखा है उससे पूरा देश परेशान है। लेकिन आज हम आपको मरकज में लोगों को भेड़ बकरी की तरह जमा करने वाले मौलाना की शान शौकत की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो मौलाना साद के फार्म हाउस की बताई जा रही है। देखिए ये तस्वीरें, दुर्लभ पक्षी भी वहां पाए जाते हैं। ये देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौलाना साद लोगों को सिखाते हैं कि पुरानी सदी के इस्लाम के अंदर जिए, नई परंपराएं नई मान्यता मत माने। देखिए किस तरह का आलीशान घर है ये। अभी तो आप सिर्फ बानगी देख रहे हैं इन तस्वीरों में, आप देखिएगा स्विमिंग पूल। ये देखिए 24 एकड़ का ये पूरा का पूरा फार्म हाउस है। इतने शानदार रास्ते बने हुए हैं उसके अंदर। 24 एकड़ का फार्म हाउस और मरकज में आपने लोगों को देखा था कि किस तरह से भेड़ बकरी की तरह लोगों को रखा जाता है मरकज के अंदर। उनको कहा जाता है एक साथ खाएं। देखिए मौलाना साद के एक रिश्तेदार विदेशी करेंसी के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक ड्रीम होता है ना लोगों का, नोट के बिस्तर पर सोना, शायद यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए फुल फ्रेम में विदेशी करेंसी के साथ मौलाना साद के एक रिश्तेदार नुमाइश कर रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई है हमारे सहयोगी रुमान उल्लाह खान ने। रुमान के पास भी हम चलेंगे। ये देखिए ये तस्वीरें, विदेशी करेंसी। रुमान ये कहां की तस्वीरें हैं, कौन रिश्तेदार हैं और क्या जानकारी मिल पाई है इन तस्वीरों के बारे में? क्योंकि हम जहां तक जानते हैं तबलीगी जमात ये सिखाता है कि पुराने इस्लाम को मानो, नई परंपराओं को मत मानो, नई मान्यता को मत मानो, नई टेक्नोलॉजी को मत मानो। इसीलिए वो टीवी रेडियो पे कहीं नहीं दिखाई देता है, अपना प्रचार नहीं करते, माउथ टू माउथ कैंपेन करते हैं, मस्जिदों के अंदर जाते हैं। क्या ये दोगलापन नहीं है मौलाना साद का एक और दोगलापन? देखिए बिल्कुल, वो अपने अनुयायियों को बोलते हैं कि पुराने इस्लाम को मानो, लेकिन खुद खलीफा बने हुए हैं। खलीफा मतलब जो कि इस्लामिक राज्य का बादशाह हुआ करता था, आलीशान जिंदगी जिया करता था और उसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। शामली के फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिसमें स्विमिंग पूल भी है, दुर्लभ पक्षी पाल रखे हैं और काफी बड़ी अकूत संपत्ति मौलाना साद साहब के पास है, जिसके बारे में जानकारी क्राइम ब्रांच जुटा रही है। और सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कुछ रिश्तेदार भी हैं जो कि करेंसी के साथ में, विदेशी करेंसी के साथ में अपने फोटो खिंचा रहे हैं। जिस शख्स की तस्वीरें दिख रही हैं इसके बारे में बताया जा रहा है कि मौलाना साद का भतीजा है। खैर ये तमाम चीजें अलग बात हैं, लेकिन जब मरकज के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा था, जब प्रोग्राम हो रहा था, उससे पहले करोड़ों की फंडिंग उनके एक बैंक अकाउंट में हुई थी। और इसको देखते हुए बैंक के अधिकारियों ने मौलाना साद के सीए से पूछताछ भी की थी कि कहाँ से ये पैसा आया, किस तरीके से पैसा आया, ये करोड़ों रुपए किस तरीके से आया और ये ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, जिसके बारे में सीधा जवाब नहीं दिया गया मौलाना साद के सीए की तरफ से। और जब बैंक अधिकारियों ने ये कहा कि वो मौलाना साद से मिलना चाहते हैं, तब सीए ने कहा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे ऐसे नहीं मिला जा सकता। सीधे तौर पर हवाला ट्रांजैक्शन की जो जड़ें हैं उसको खंगालने में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। और इसको देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने भी पीएमएलए के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। ये अवैध संपत्ति कहां से आई, किस तरीके से पूरी फंडिंग हुई है, ये तमाम जड़ें खंगाली जा रही हैं और जल्द ही किसी नतीजे तक एजेंसी पहुंचेंगी। और लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में साफ कर रही हैं कि किस तरीके से मरकज के अंदर कोरोना से मरने के लिए अपने अनुयायी को छोड़ दिया गया था, लेकिन किस तरह की उनकी आलीशान जिंदगी है, ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि इस फार्म हाउस पर भी क्राइम ब्रांच ने अपना नोटिस छपवा कर दिया है, जो शामली में है। कांदला के अंदर भी इनकी संपत्ति है, दिल्ली के अंदर भी इनकी संपत्ति है। आलीशान गाड़ियों में चलते हैं जिसमें मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां शामिल हैं। तो सीधे तौर पर अब समझना होगा इनके अनुयायियों को भी कि किस तरीके से मौलाना साद ने अपनी एक दो तरफा जिंदगी जी रखी है, एक जो अपने अनुयायियों के लिए और दूसरी अपने लिए। ठीक है रुमान, आप से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं, संक्षेप में जवाब दीजिए। प्रवर्तन निदेशालय ने इन तस्वीरों के सामने आने के बाद और खास तौर पर जो उनके सीए की पूछताछ हुई है उसके बाद ये पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सवाल किया है। ये भी कहा गया था कि मौलाना साद से कि जिस तरह से फंडिंग आ रही है ये बहुत सस्पिशियस है और अगर आपने इसका क्लैरिफिकेशन जल्दी नहीं दिया तो हम ये ट्रांजेक्शन रोक देंगे। देखिए बिल्कुल 31 मार्च को बैंक के अधिकारियों ने मौलाना साद के सीए को बोला गया था कि जिस तरह से ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है करोड़ों रुपए का, ये अवैध है, गैर कानूनी है और इसको रोक देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये जो तमाम ट्रांजैक्शन हुए थे उसके सबूत छुपाने के लिए ही मरकज से कंप्यूटर्स गायब किए गए हैं, क्योंकि वहां पर प्रिंटर्स मिले हैं, जिसका मतलब है कि प्रिंटर्स थे तो कंप्यूटर्स भी होंगे जिसके अंदर तमाम जानकारियां थी। और ये तमाम चीजें, क्योंकि मनी ट्रेल अपने पीछे एक पूरी चेन छोड़ जाता है,
छुप नहीं पाएंगी और ये सीधे तौर पर सामने आएंगी। और इसी के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच जारी है। ठीक है रुमान, एक सवाल और, क्या क्राइम ब्रांच को इन तमाम चीजों के पीछे क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस लग रहा है, विदेशों से भारी मात्रा में पैसा आया है, यह साबित भी हो चुका है, बैंक अकाउंट के थ्रू उनके सीए से पूछताछ भी हो चुकी है, तो क्या कोई साजिश का एंगल भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तलाश रही है कि मौलाना ने कहीं साजिशन ये तो नहीं किया है कि तबलीगी जमात में लोगों को इकट्ठा किया, कोरोना से पॉजिटिव हुए और उनको देश के अलग अलग भागों में छिपने के लिए भेज दिया, क्योंकि आज भी कई राज्यों में जमातियों को ढूंढा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जमाती को ढूंढा जा रहा है। 1890 जो विदेशी नागरिक इस पूरी तबलीगी जमात के जो प्रोग्राम था उसमें शामिल हुए थे, उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है और साथ ही सभी जितने भी जमाती थे सबके मोबाइल सर्विलांस के जरिए उनकी लोकेशन खंगाली जा रही है। सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच का कहना है कि काफी सबूत जुटा लिए गए हैं और मौलाना साद से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे कोई साजिश थी या नहीं। लेकिन साजिश का एंगल से अभी क्राइम ब्रांच इनकार नहीं कर रहा है। तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, जो तमाम जांच के दायरे हैं वो खुले हुए हैं और तमाम सबूत क्राइम ब्रांच जुटा रही है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि काफी सबूत जुटा लिए गए हैं। मौलाना साहब के बेटों से पूछताछ की गई है, उनके करीबियों से पूछताछ की गई, जिसमें 18 लोग ऐसे हैं जिसमें उनके बेटे भी शामिल हैं, साथ ही साथ मरकज से जुड़े हुए खास लोग शामिल हैं। 28 टोटल लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन मौलाना साहब कहाँ हैं, क्यों फरार हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो इस जमात के अमीर हैं तो उनको सामने आना चाहिए था। लेकिन सीधे तौर पर जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इतनी आलीशान जिंदगी वो जी रहे हैं, तो वो कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके जमात के लोग किस तरीके से मर रहे हैं या कोरोना का शिकार हो गए हैं। रुमान, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है 304 लग गया है, गैर जमानती धारा है, कोर्ट में जाके जमानत लेना पड़ेगा, गैर इरादतन हत्या में साधारण तौर पर जमानत नहीं मिलती है, मौलाना साद की गिरफ्तारी तय है? क्योंकि हम मांग कर रहे हैं कि अगर मुरादाबाद में इनके चेलों के द्वारा डॉक्टरों पर हमला किया जाता है, उन पर एनएसए लगता है, तो मौलाना साद पर भी एनएसए लगना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, देश की जान को खतरे में डालना, यह अपने आप में बेहद घिनौना षड्यंत्र रचा था उन्होंने मेरे हिसाब से। देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये कि जो उनके ऊपर भरोसा करते थे उनके ही जान के दुश्मन वो बन बैठे और उनको इस तरह से वर्गलाया कि वो दूसरों के लिए भी कोरोना बन बैठे। तो सीधे तौर पर मौलाना साहब के खिलाफ जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ था वो जमानती धाराएं थी, लेकिन अब 304 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कोई रास्ता ही नहीं है कि कोर्ट से जमानत के अलावा उनको कहीं से राहत मिल सके। गिरफ्तारी तय है, मौलाना साहब फरार हैं और वो डर रहे हैं। अपने कुछ नुमाइंदे उन्होंने आगे कर रखे हैं। हालांकि सीधे तौर पर जो भी उनके वकील हैं या फिर जो भी उनके दूसरे जो मरकज से जुड़े हुए लोग हैं, वो बिना पैसे के या फ्री में उनके तरफ से किसी भी तरह की बयानबाजी तो कर नहीं रहे होंगे। तो अभी भी वो अपने बचाव के लिए भी पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास आलीशान जिंदगी है, उसका वो फायदा अभी उठा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर देश के कानून से वो बच नहीं पाएंगे और जैसे ही कानून उनके ऊपर शिकंजा कसेगा तो उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है रुमान, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि रुमान हमारे पास इस खबर से जुड़ा हुआ हर अपडेट दे रहे हैं। ईडी ने केस कर दिया है, यानी काला धन, अवैध धन आया। मरकज में किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह जमातियों को रखा जाता था और अपने फार्म हाउस में ये मौलाना साद, कोरोना फैलाने वाला मौलाना, स्विमिंग करता था, अपने बच्चों को आलीशान जिंदगी देता था, बाकी को बोलता था कि जाओ 1400, 1500, 1600 के साल में जो इस्लाम चलता था उसका प्रचार करो, उसका प्रसार करो। और देखिए उसके घर के रिश्तेदार नोटों की सेज पर सो रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है मौलाना साद के। ये मौलाना साद नहीं, कोरोना बांटने वाला मौलाना साद है, जिसने पूरे देश में कोरोना फैलाया। हम बता रहे हैं कितने गुनाह हैं कोरोना वाले मौलाना के। मैंने कहा था ये तबलीगी जमात नहीं, इनकी सोच के हिसाब से तालिबानी जमात है। देखिए क्या क्या गुनाह किए हैं कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद ने। एक विंडो पे चलने देना, एक विंडो। देश को मौत के मुंह में धकेलने वाला और कोरोना वाली जमात से कोने कोने तक जानलेवा वायरस पहुंचाने वाला मौलाना साद अब तक सामने नहीं आया। 28 मार्च से अंडरग्राउंड मौलाना साद की तलाश में पुलिस की टीम दिल्ली से यूपी के शामली तक दबिश दे रही है। क्वारंटीन के बाद भी ना तो साद सामने आया, ना ही उसका कोई जवाब। बताया जा रहा है कि मौलाना साद कानून के शिकंजे से निकलने के रास्ते तलाश रहा है, मगर उसे अब अग्रिम जमानत हासिल करना मुश्किल है। दरअसल 31 मार्च को दर्ज हुई एफआईआर में अब आईपीसी की धारा 304A जोड़ दी गई है।
यानी गैर इरादतन हत्या का केस। दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी रह चुके वरिष्ठ वकील LN राव कहते हैं कि अगर इस धारा का कोई आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता है तो सेशन ट्रायल में अग्रिम जमानत मुश्किल है, मतलब गिरफ्तारी तय है। इस केस में धारा 304 IPC लग जाने का मतलब है कि मोहम्मद साद और उसके साथियों के लिए डेफिनेटली मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और क्योंकि एक साथ नहीं दे रहे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, इसमें सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए इनकी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर अग्रिम जमानत नहीं हुई तो इनकी अरेस्ट होना तय है। देर और लेटर और सूनर कभी न कभी इनकी गिरफ्तारी जल्दी ही क्राइम ब्रांच पुलिस कर लेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इनकी अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में पूरी इंटरोगेशन और साक्ष्य जुटाए जाएंगे और ये सारा इकट्ठा करने के बाद में जब चार्जशीट फाइल होगी 304A में, तो इसमें ऑफेंस बड़ा सीरियस है ये। अब आप समझिए क्यों लगाया गया मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस। दरअसल तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उसके 6 करीबियों पर महामारी अधिनियम और IPC की धाराओं में पहले से केस दर्ज हैं, जिसके तहत महामारी अधिनियम के आदेशों का उल्लंघन, दूसरे लोगों की जान खतरे में डालना, लॉकडाउन का उल्लंघन, आपराधिक षड्यंत्र और जानकारी छिपाने का आरोप, टूरिस्ट वीजा पर आए विदेशियों को छिपाने का आरोप पहले लगा था। मगर देश भर में जमात की वजह से कोरोना के मामले जिस तरह बढ़े, उससे साद संगीन आरोप के शिकंजे में आ गया और गैर इरादतन हत्या के मामले में मौलाना साद अगर दोषी करार हुआ तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। सेशन कोर्ट के द्वारा इसमें सुनवाई होगी, नॉन बेलेबल है और इसमें सजा है, सजा का जो प्रावधान है वो उम्र कैद तक हो सकती है, वरना 10 साल, एक दूसरे पार्ट 2 में 10 साल तक की सजा है 304 पार्ट 2 में। तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस इकट्ठी करना बड़ा जरूरी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस सबूतों की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद के दोनों बेटों से पूछताछ की। तबलीगी जमात का कामकाज देखने वाले साद के 16 करीबियों से पूछताछ हुई। इस मामले से जुड़े 28 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। साद के दोनों बेटों की मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। मौलाना साद पर एक और संगीन आरोप का साया है तो दूसरी ओर हवाला कनेक्शन की जांच भी जमात के मुखिया के दरवाजे पर है। जांच के दौरान एजेंसियों को विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली है। इसको लेकर मौलाना साद वित्तीय एजेंसियों के रडार पर आ सकता है। विदेशी फंड मामले में मौलाना साद के CA से पूछताछ, ट्रांजैक्शन का हवाला से संबंध होने का शक, आयोजन से पहले साद के खाते में बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर। बैंक ने हैवी ट्रांजैक्शन के संबंध में साद को जानकारी भेजी थी। 31 मार्च को भेजी गई थी मौलाना साद को जानकारी। क्राइम ब्रांच की टीम साद के अकाउंट की कर रही है जांच। 3 साल के इनकम टैक्स की डिटेल की जांच, पैन नंबर, खाते की डिटेल, बैंक स्टेटमेंट की डिटेल मांगी गई। तो इसी पर बड़ी बहस करेंगे। मौलाना साद तबलीगी नहीं, तालिबानी सोच वाला, तालिबानी सोच की तबलीगी जमात वाला मौलाना साद आखिर फरार क्या कहां है? क्यों ना इसके ऊपर NSA लगाया जाए, क्योंकि इसके ही समर्थक, इसके ही वकील तौसीफ खान कह रहे थे कि मुरादाबाद में जिन लोगों पर NSA लगा वो बिल्कुल ठीक था, जिन्होंने डॉक्टरों पर जानलेवा हमला किया। तो वही NSA मौलाना साद के खिलाफ क्यों ना लगे, क्योंकि मौलाना साद के भड़काने पर ही मुरादाबाद की घटना हुई है। मौलाना साद के भड़काने पर ही स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अश्लील हरकतें हुई है। LNJP से लेकर गाजियाबाद के अस्पताल से लेकर नरेला के क्वारंटीन सेंटर से लेकर तमाम जगहों पर जो उत्पात मचाया है जमातियों ने, इसकी इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। LN राव साहब मेरे साथ हैं, जाने माने वकील है, एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। संगीत रागी जी RSS के थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और पढ़ाते भी हैं, एक शिक्षक भी हैं। साथ ही साथ मुजब्बिर रहमान साहब हैं मेरे साथ, मेंबर हैं तबलीगी जमात के। साथ ही साथ मौलाना नदीमुद्दीन मेरे साथ है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, उलेमा काउंसिल। चलिए मौलाना साहब, आपका भी स्वागत है, मैं स्वागत करता हूं आपका। लेकिन मौलाना साहब जो कर रहा है उसके बाद मौलाना नाम से मुझे थोड़ा सा हिचक होने लगी है, आपको इसको सुधारना पड़ेगा मौलानाओं को। और मेरे साथ वेद भूषण है, ये भी एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मौलाना नदीमुद्दीन आपसे। बताइए, मुरादाबाद में कल NSA लग गया, सबने आपके तबलीगी जमात वालों ने समर्थन किया कि बड़ा गलत काम किया था, NSA लगना चाहिए था। बिलाल खान भी जुड़ गए हमारे साथ। तो मौलाना साद पर NSA क्यों ना लगे? देखिए, देश का कानून जिन लोगों ने तोड़ा है या जिन लोगों ने डॉक्टरों पर
हमला किया, अटैक किया, उन पर एनएसए लगना चाहिए। और तो मौलाना साहब पे लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक मिनट सुन लीजिए मौलाना साहब सुन लीजिए ना इन सुनिए, कम पढ़े लिखे जमातियों ने भेड़ बकरी की तरह जो मरकज में रखे गए थे उन्होंने मौलाना के भड़काने पर यह किया है। तो सोर्स पर तो सबसे पहले एनएसए लगना चाहिए। मौलाना साहब पर एनएसए क्यों ना लगे? जवाब दीजिए, इसका सीधा जवाब दीजिए। नहीं, लाखों लोग जो रोड पर निकल करके आए, कल परसों महाराष्ट्र में निकल करके आए, सूरत गुजरात में निकल करके आए, वो किसके भड़काने पर आए? उन पर भी एनएसए लगना चाहिए। उन पर क्यों नहीं एनएसए लगना चाहिए? मौलाना साहब पर क्यों नहीं लगना चाहिए ये बता दीजिए। बाकियों ने क्या क्या छोड़ दीजिए, मौलाना साहब पर एनएसए क्यों ना लगे बताइए। मौलाना नजीमुद्दीन 21 मार्च को पंजवार, एक मिनट सुनिए, 21 मार्च को पंजवार बिहार सिवान के अंदर एक शख्स आया, आने के बाद वो क्वारंटाइन नहीं किया, उसकी वजह से 24 लोग जो है पॉजिटिव हो गए। स्क्रीनिंग करने वालों पर भी एनएसए लगना चाहिए। देश में लाखों इवेंट हुए, उन पर लगा दो, लेकिन मौलाना साहब पर जरूर लगाओ। मौलाना नजीमुद्दीन फैलाने का जिम्मेदार एक ही आज आपको साफ करना पड़ेगा। आज आपको साफ करना पड़ेगा। आज मौलाना साहब, उन पर क्यों नहीं? मौलाना साहब, जिस धरती का आप खाना खाते हैं, जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया है, उस मिट्टी की आम जिंदगी के साथ है, इंसानियत के साथ है, या फिर तबलीगी जमात के तालिबानी सोच वाले मौलाना साहब के साथ है? साफ करिए, साफ करिए, साफ करिए। लाखों इवेंट हुए थे 9 मार्च के बाद। मौलाना साहब ने क्या किया वो बताइए। मौलाना साहब पर एनएसए क्यों ना लगे बताइए। उनका टेस्ट हुआ क्या? उनका टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? सबका टेस्ट होगा, सबका टेस्ट होगा। जमातियों को बहुत बोल दिया, कोई जवाब नहीं है। संगीत रागी जी 10 रह रहे, मेरी माँ पुरानी कहावत बोला करती थी। उनका टेस्ट क्यों नहीं? मौलाना जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे ख्याल से जो लाखों मजदूर एक साथ रह रहे, उनमें कितना करुणा है, उनका टेस्ट कराओ। उनके ऊपर लेकिन मौलाना से साथ पर एनएसए मत लगाओ। धर्म का मामला है, धर्म का। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। मौलाना नजीमुद्दीन बहुत बोल लिया आप, बहुत बोल लिया। संगीत रागी जी, क्यों ना एनएसए लगाया जाए, क्यों ना एनएसए लगाया जाए मौलाना साद पर? दीपक जी मौलाना साद को पर एनएसए बिल्कुल लगना चाहिए। उनकी जितनी संपत्ति है उनको जब्त करनी चाहिए। उनको हो सके तो उनके परिवार के बच्चों को उनको अरेस्ट करना चाहिए। इसलिए अरेस्ट करना चाहिए ताकि वो अपने पिता के बारे में सुराग दे सकें कि वो कहाँ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके बच्चे उनके बारे में जानते नहीं होंगे, मौलाना के बारे में। और मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बात को गंभीरता और स्पष्टता से कहने के लिए कि तबलीगी जमात मूलतः तालिबानी सोच का सूत्र है। यह तालिबान अपने आप में हिंसा में शामिल नहीं होता है, लेकिन यह हिंसा प्रदर्शित करने वाले। मौलाना नजीमुद्दीन खामोश हो जाइए, मौलाना को ऑडियो डाउन करिए, बहुत बीच में टपकते हैं। ये तालिबान, अलकायदा और मुजाहिदीन पैदा करने वाली सोच है। आप 1400 साल के इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि 1400 साल का वो क्या, उसका मायना क्या है। यानी कि मक्का के अंदर जितने भी मूर्ति थे उन सारों को विध्वंस करो। यदि वो सोच है तो इस देश के 80% हिंदुओं को इस तालिबानी सोच के खिलाफ आज के दिन में खड़े होने की आवश्यकता है। उनको जानना चाहिए कि तालिबान का सोर्स जो 70 साल से हमने इस देश की धरती पर पाल रखा है, और वह भी इस देश की राजधानी दिल्ली में हमने पाल रखा है। एक और बात देखिए, तबलीगी जमात यदि नहीं होता, तबलीगी जमात को मैं बार बार कहता हूं कि ये इस चलता फिरता इस्लामिक बम के तौर पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि इनके लिए यह देश काफिरों का देश है और काफिरों के लिए मौत है। मौत के लिए यदि आप अपने आप को शहीद कर लेते हैं तो वहां तो 70 हूर की पड़ियां इनको मिलेंगी। ऐसे में ये इस्लाम की सेवा करते हैं, तो इसलिए इनके लिए आत्महत्या और अपने आप को ध्वंस कर देना, यहीं पे रुकूंगा। जिंदा बम की तरह प्रयोग करना,
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुजब्बिर रहमान के पास जाऊंगा, एक मिनट संगीत रागी जी। मुजब्बिर रहमान, क्यों ना एनएसए लगाया जाए? मौलाना साहब खामोश हो जाइए, अपनी बारी पे बोलिएगा, हर जगह मत उछला करिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। मुजब्बिर रहमान, क्यों ना एनएसए लगाया जाए? फिर मैं एल राव साहब के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी से पूछता हूँ, इनकी सोच का स्रोत क्या है? कौन सा मनुवाद की किताब है इनकी सोच का स्रोत? दूसरा चीज ये मौलाना पूछ साहब रहे का हैं, ऑडियो प्लीज डाउन करिए। मौलाना साहब बीच में मत बोलिए, बहुत टाइम देता हूँ आपको। मुजब्बिर बोलिए। तबलीग की जमात ना होगी तो हिंदुस्तान आजाद ना होगा। आप तो खड़े हुए थे हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ, हम लड़ रहे थे, जमात लड़ रही थी अंग्रेजों से। आपको मालूम नहीं है चीज? आप अपनी का इलाज करें, मनुवादी सोच का आप कहां से लाते हैं पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरे मुजब्बिर ज्ञान मत दो यार, ये बताओ मौलाना साद पर एनएसए क्यों ना लगे? ये बताओ मौलाना साद पर, अगर मुरादाबाद के लोगों पर एनएसए लगा है, जिनको मौलाना साद ने भड़काया है, तो मौलाना साद पर भी एनएसए लगना चाहिए। बोलिए। बताइए कि आप सबसे पहले मुझे बताइए, बीजेपी के एमपी के ऊपर एनएसए क्यों लगे? लगाते मांग करता हूं, अगर उसने मौलाना साद जैसे गंभीर, अगर बीजेपी के किसी नेता, बीजेपी के किसी व्यक्ति ने मौलाना साद की तरह हरकत की है, तो उसके खिलाफ भी एनएसए लगे। अगर बीजेपी के किसी नेता एमएलए ने मौलाना साद की तरह हरकत की है, किसी भी संगठन ने की है, उसके खिलाफ एनएसए लगे। मौलाना साद पर क्यों ना लगे? जवाब दीजिए। आप डिबेट चलाइए, पहले किसी दिन आप डिबेट चलाएं, उस दिन मैं आपका साथ होऊंगा। आप एक दिन चला के दिखाएं अपने टीवी के ऊपर और मांग करके दिखाएं कि एनएसए चले लोगों के ऊपर, जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूं बीजेपी के जिस विधायक, जिस नेता, जिस जनप्रतिनिधि ने या किसी भी पार्टी के जिस जनप्रतिनिधि ने मौलाना साहब की तरह अपराध किया है, उसके खिलाफ एनएसए का मुकदमा चले। ये न्यूज नेशन चैनल की ऑफिशियल मांग है। अब बोलिए, मौलाना साहब पर मुकदमा क्यों ना चले? बोलिए मुजब्बिर, जवाब दीजिए। आप जैसे आप मौलाना साहब का नाम ले रहे हैं, आप पार्टी का नाम लेके बात करें कि फला आदमी के ऊपर एनएसए लगे, फला आदमी के ऊपर एनएसए लगे, आप नाम लेके बात करें ना, तब होगी बात। आप तो कह रहे हैं अगर किया है तो कोई, मैं कह रहा हूं अगर मौलाना साहब ने कुछ गलत किया है तो कानून देख लेगा। ये लफ्फाजी है मुजब्बिर, ये लफ्फाजी है। देश आपको भी सुन रहा है, मौलाना को भी सुन रहा है। मौलाना साहब, मैं ये बता दूं आपको, मैंने पढ़ा कुछ दिनों पहले, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि लोगों को मौलाना बनाओ स्वयंभू, कहीं नहीं लिखा। एल राव साहब, आपके पास आता हूं। अगर मुरादाबाद में जिन लोगों को साद ने भड़काया, जिसके भड़काने के कारण उनमें पत्थर बरसाए, उन पर एनएसए लगा, तो मौलाना साद पर एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? तर्क के आधार पर बताइएगा राव साहब। किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है। देखिए जो मौलाना साहब ने जो एक्टिविटीज की हैं इसमें, और जिस प्रकार से इन्होंने कोरोना वायरस की बीमारी को फैलने में काफी मदद किया, और सरकार के खिलाफ बातें हुई, सरकार के सारे एफर्ट्स इसमें डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इस 21 दिन का जो हमारा जो लॉकडाउन था, उसका मतलब भी इसमें धराशायी, मैं कहता हूं धराशायी करवा दिया है, क्योंकि जितने आदमी यहाँ के मरकज से निकलकर पूरे देश के दूसरे राज्यों में फैले हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 100% इसमें इंक्रीज इन वजह से, इन लोगों की वजह से हुआ है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और एक लॉ एंड ऑर्डर जो पब्लिक ऑर्डर है, ये डिस्टर्ब हुआ है इस बीमारी की वजह से। और पूरा देश का इकोनॉमी, पूरे देश का जो लॉकडाउन की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीजें इसको बढ़ाने में मौलाना साद का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं समझता हूं कि एनएसए जो यूपी में लगा रहे हैं, उसी हिसाब से एनएसए को यहाँ भी प्रोब करना चाहिए, दिल्ली में भी देखना चाहिए इसको। अगर पॉसिबिलिटी जितनी भी है कानूनी दायरे में देखकर इसको, अगर एनएसए की कैटेगरी में आता है तो मौलाना साहब इज ए फिट केस फॉर इन्वोकिंग एनएसए इन दिस। बिल्कुल सही राव साहब, एक मिनट रुकेगा, बिलाल खान से जवाब लेता हूं। बिलाल खान, डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील मानते हैं कि एनएसए लगना चाहिए। मैं भी मांग कर रहा हूं देश के लोगों की तरफ से, उन 128 करोड़ लोगों की तरफ से जो लगातार इस लॉकडाउन को सह रहे हैं, उनकी तरफ से मैं मांग करता हूं कि मौलाना के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। तबलीगी जमात नहीं, तालिबानी सोच वाली जमात के मौलाना के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। बोलिए, एनएसए लगेगा? बोलिए आप बिलाल खान, की एनएसए लगना चाहिए। अगर आप मानवता के साथ है, इंसानियत के साथ है, इस देश के साथ है, तो बोलिए मौलाना साद के खिलाफ एनएसए लगे। देखिए दीपक जी, जो आपकी सोच, सबसे पहले मैं आपको पहले बात करूं, मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे बोलने देंगे। मैं किसी के बीच में एक वर्ड नहीं बोला। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे दीपक जी, आप जो कह रहे हैं कि मौलाना साद ने भड़काया, सबसे पहले तो अपने डॉक्टर जो जिनके ऊपर हमला हुआ, उनको
उन लोगों को मैं कहता हूँ कि सख्त से सख्त क्रिमिनल केस चलना चाहिए ऐसे लोगों घड़ियाली पर। आंसू मत लेकिन बहाइए, आप सुनिए, उनके खिलाफ जो एनएसए मेरे लगा डॉक्टरों है। के ऊपर हमला हुआ, घड़ियाली देश आंसू के मत सबसे बड़े बहाइए। सैल्यूट बोलिए है। मौलाना साद देश पर भी के एनएसए लगे। मौलाना साद के, मेरी बात सुनिए, मैं आता हूँ उस पर, मौलाना साद पर भी मैं आ रहा हूँ। आप इस बीच भी बार बार आप क्या कह रहे हैं, आप एनएसए लगना चाहिए। अगर झूठा हुआ मौलाना साद की कोई ऑडियो दिखाई, उन्होंने भड़काया मुरादाबाद के अंदर जहां भी ये घटना हुई है वहां कहीं भड़काया, तो आप मुझे कोई ऑडियो दिखाइए, कोई पिक्चर चलिए ऑडियो निकालिए, ऑडियो निकालिए मौलाना साहब का, मौलाना साहब का पुराना ऑडियो निकालिए कि अगर मरना है तो अल्लाह के घर में जाके मरिए, मस्जिदों के अंदर मरिए। बिलाल खान ने वो ऑडियो नहीं सुना है, पूरे देश ने कई बार सुना है। बिलाल खान जवाब दीजिए। इसको आगे बढ़ा जाए, क्यों नहीं आप कोरोना को कोरोना की तरह देखना चाहते हैं? दीपक जी मुझे बीच में मत, मेरी ऑडियो डाउन मत करना। पहले मैं जो कह रहा हूँ आप उसे सुन लिए, मैं बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब यूके के अंदर एस्कॉन टेम्पल के अंदर सेम यही घटना होती, बिल्कुल ये सिचुएशन, जैसे मरकज में लोग फंसे, वहां पे भी ऐसे लोग फंसे हुए थे, लेकिन वहां की सरकार ने और वहां की मीडिया ने इसे कम्युनल नहीं बनाया, क्योंकि आपका तो धंधा बंद हो जाएगा अगर जो आपने ये बंद कर दिया। आप तो मरकज ही मरकज और हिंदू मुसलमान चला रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि कोरोना से हमारा पूरा देश लड़ रहा है, आज पूरे देश के तो मारने के लिए तो तबलीगी जमात के लोग निकले थे ना। बिलाल खान क्यों भाषण दे रहे हैं? इस्कॉन का मंदिर याद आ रहा है, मरकज नहीं याद आ रही है, मरकज नहीं याद आ रही है। झूठ बोलते हैं आप लोग। बिलाल खान भर भर के झूठ बोलते हैं। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जाऊंगा वेद भूषण जी के पास।